आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक भौगोलिक स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति। ये राजस्थान का तो आप देख सकते हैं, राजस्थान का मैप है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से भौगोलिक स्थल है और ऐतिहासिक स्थल है जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अब देख सकते हैं वागड़ किसको कहेंगे? वागड़ कहेंगे राजस्थान का जो दक्षिण भाग है, मतलब ये वाला पोर्शन, इसको क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। वागड़ के अंदर आता है डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये तीनों जो ज़िले हैं हमारे राजस्थान के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये आते हैं वागड़ प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो वागड़, मैंने जैसे बताया आपको वही है वागड़। और दूसरी बात है बागड़। बागड़ क्या है? अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ के जो क्षेत्र होता है, पुरानी जलोढ़ है, उसके क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बागड़ कहा जाता है। अब हमारी अरावली कुछ यहाँ से जा रही है, इस वाले पोर्शन से अरावली हमारी गुजर रही है। तो यहाँ पे क्या होती है ना, जो पुराना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पुरानी जलोढ़ नाम रख दिया गया और उसको कहा जाता है बागड़। इसमें शामिल ज़िले कौन कौन से होते हैं? बागड़ के अंदर ज़िले कौन कौन से शामिल है? एक है पाली, ठीक है, पाली के पास में जुड़ा हुआ है नागौर, नागौर के पास में है सीकर और सीकर के पास में झुंझुनू। मतलब ये मैंने बताया ना कि अरावली वाला क्षेत्र ये है। तो इस क्षेत्र में मतलब जो पुरानी जो जलोढ़ पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? बागड़ कहा जाता है। तो बागड़ और वागड़ में आपको समझ में आ गया। वैसे देखो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। यहाँ बांसवाड़ा है, देखो यहाँ बांसवाड़ा है, तो वागड़, देखो वाड़ा, यहाँ पे बांसवाड़ा वाड़ा है। तो आपको सिर्फ एक ट्रिक ध्यान रखनी है, और तो इससे क्या हो गया? वागड़। वागड़ वाला कौन सा क्षेत्र हो गया? अगर भूल भी जाते हो ना, तो वो होता है कौन सा? राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र। अब इसमें भी देखो डूंगरपुर में ड आ रहा है, इसमें वा आ रहा है, इसमें भी गढ़ आ रहा है। तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं, तीनों एक ही दूसरे से जुड़े हुए ज़िले हैं। ठीक है, तो ये हो गया वागड़ और ये हो गया वागड़। और ये जो अरावली वाला जो पुरानी जलोढ़ जिसको कहा जाता है, उस वाले क्षेत्र को कहा जाता है बागड़। बागड़ के अंदर कौन कौन से बताए मैंने? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, ये वाला एरिया है वो आता है बागड़ के अंदर। अब दूसरा हम पढ़ते हैं थली। देखो मैंने आपको स्पष्ट इसको समझा दिया है। अब दूसरा हमारा आता है थली। थली किसको बोलते हैं? अब बोली समझा देती हूँ मैं आपको कि मरुस्थल किस तरफ है, आप देख के बता सकते हैं मैप के अंदर। ये मरुस्थल है, ये वाला मरुस्थल है, ये मरुस्थल वाला एरिया जैसलमेर, बीकानेर, थोड़ा थोड़ा भाग इसके अंदर भी है, बाड़मेर के अंदर। तो ये मरुस्थल ये एरिया है। मतलब राजस्थान का कौन सा भाग हो गया? कौन सा भाग हो गया? बाया भाग हो गया। मतलब एक तो पूर्वी हो गया इस तरफ और ये हो गया पश्चिमी भाग। पश्चिमी क्या होता है? पश्चिम मरुस्थल हो जाता है एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है ना कि मरुस्थल का जो भाग होता है ना, उसमें मरुस्थल में क्या होता है ना, ऊंचे उठे हुए जो भाग होते हैं ना, मतलब मान लो टीले टाइप में बने रहते हैं, ऊंचे उठे उभार से रहते हैं मरुस्थल में, फिर थोड़ा उभार, फिर उसके बाद में थोड़ा उभार। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? थली कहते हैं। जिसमें शामिल ज़िले कौन कौन से हैं देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के पास में चूरू। यहाँ पे भी क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है चूरू के अंदर भी, और मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे। मतलब रेगिस्तान का मतलब क्या होता है? आप ही बताओ कि रेगिस्तान वो होगा जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, पानी की नमी की कमी रहती है और वहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, और वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधों की भी कमी होती है। तो मतलब कम मात्र पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हरियाली और जो पानी की जो मात्रा होती है वो वहाँ पे कम हो जाती है, मतलब सूखा टाइप में रहता है, तो रेगिस्तान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं थली कौन कौन से ज़िले आते हैं थली के अंदर? हम कह सकते हैं बीकानेर, चूरू, ठीक है, ये दोनों ज़िले में क्या पाए जाते हैं? मतलब मरुस्थल के अंदर जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं ना, उनको बोलते हैं थली। और ज़्यादातर जो ऊंचे टीले हैं, मतलब ऊंचे उठे हुए भाग कहाँ मिलेंगे हमको? बीकानेर में और चूरू में। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ और एक ट्रिक बताती हूँ, बी और चू, इससे होता है बिच्छू। बिच्छू याद रखना कि बिच्छू एक ट्रिक है कि यहाँ पर क्या होती है, बीकानेर और चूरू से कोई भी नदी नहीं बहती है, ये एक नोट हो जाता है, देख सकते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मेरे जो नोट्स थे मैं आपको पढ़ा सकती हूँ फ्री में, आप लोग आराम से पढ़ो और अपनी मेहनत तैयारी करो। अपने जो भी छोटे मोटे डाउट है ना, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखो मैं एक टीचर
तो नहीं, लेकिन अभी किस्मत होगी तो बन जाएंगे। देखो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, पर सोचा कि साथ में ये भी करना चाहिए, किसी की हेल्प हो जाएगी। देखो तल्ली और पलाया, तल्ली और पलाया क्या होता है, देखो अब मैं बताती हूँ। तल्ली और पलाया क्या होता है। तल्ली पलाया कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, जैसलमेर में। तो जैसलमेर में क्या है, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर है, सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप होते हैं ना, मतलब बालू का स्तूप क्या बोला, पिरामिड बोल लो। बालू के जो पिरामिड होते हैं ऐसे उभार, ज़्यादा ऊंचे टीले रहते हैं, फिर उनके बीच में जो जगह रह जाती है, मान लो एक टीला तो ये हो गया, एक उभार ये हो गया और दूसरा उभार ये हो गया, तो इनके बीच में एक मान लो यहाँ स्पेस सा समतल सी ज़मीन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं तल्ली पलाया। ठीक है, और तल्ली पलाया सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लो, ये बहुत से मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रही हूँ ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत क्लियरली। अब मैं आपको बताती हूँ राठी। राठी क्या होता है कि जो 25 सेंटीमीटर से भी कम राठी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से भी जो कम वर्षा वाले जो भौतिक प्रदेश होते हैं उनको राठी कहा जाता है। भौतिक प्रदेश में कौन कौन से भौतिक प्रदेश है ना, कौन कौन से ज़िले आते हैं जिनके अंदर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो एक तो है बीकानेर, ठीक है, दूसरा है जैसलमेर जस्ट उसके पास में, और तीसरा है बाड़मेर। मतलब ये जो पाकिस्तान से इन ज़िलों की सीमा लग रही है ना, तो बाड़मेर, जैसे लाइन से याद रखो, बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, तो इसके अंदर क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो इस क्षेत्र प्रदेश को क्या कहेंगे, राठी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। होती है ना, आपको पता होगा कि राठी होती है वो एक गाय की नस्ल भी होती है। ठीक है, बताती हूँ। राठ, अहिरवाह मतलब यादव वंश द्वारा जो शासित प्रदेश होते हैं, जिसमें शामिल क्षेत्र मुख्यतः अलवर एवं जयपुर कोटपुतली तहसील। ठीक है, कोटपुतली बहरोड़े का तहसील हो गई है ना। ठीक है, तो राहट क्या है, एक यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश जिसमें शामिल क्षेत्र मुख्यतः अलवर, जयपुर, कोटपुतली तहसील, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगा। इस नक्शे में आप मुझे बताइए कि शेखावटी प्रदेश कौन सा है। देखो सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये वाला पोर्शन है, ये कौन सा है, शेखावटी प्रदेश है। तो शेखावटी प्रदेश में कौन कौन से ज़िले आ गए भाई, चूरू आ गया है ना, झुंझुनू आ गया, और देख सकते हैं कि तेरावटी की। अब देखो एक तो शेखावटी हो गया, शेखावटी से आपको यही याद रखना है तेरावटी। शेखावटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू हो गया। ठीक है, और है ना, और शेखावटी इसलिए कहा गया कि शेखावत वंशज द्वारा प्रशासित, मतलब शेखावत जो वंशज थे उनके द्वारा प्रशासित ये प्रदेश था, इसलिए इसको शेखावटी प्रदेश कहा गया। अब इसी से आपको तेरावटी भी याद रखना है। ठीक है, तेरावटी में क्या होता है कि जो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है, कांतली नदी बताओ कहाँ से बहती है, कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, तेरावटी कहा जाता है। ठीक है ना, जिसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये आती है सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू से कांतली नदी प्रवाहित होती है, इधर से ये वाला एरिया है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तेरावटी। तेरावटी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से मैं आपको चीज़ों को ना क्लियरली रटवा देती हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आ गई, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तेरावटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है भौराट। भौराट क्या होता है, आपको मैं भौराट यहाँ दिखा देती हूँ। भौराट क्या है, यह एक पठारी क्षेत्र है जो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य स्थित है। भौराट का पठार कहाँ स्थित, आपको मालूम है, ये जो भौराट का पठार था वो पहले हमको बताया गया था उदयपुर में है, लेकिन अब ये उदयपुर के सलुम्बर जो ज़िला है ना, मतलब सलुम्बर को भी एक अलग से ज़िला बना दिया गया है, तो उसके अंदर माना जाता है भौराट के पठार को, उसके निचले भाग। ठीक है ना, तो करेक्ट कर सकते हैं, ये उदयपुर की जगह हो गया है सलुम्बर। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। तो कहाँ स्थित है ये सलुम्बर, है ना, उदयपुर के सलुम्बर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की सलुम्बर व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इतना सलुम्बर बस, ज़्यादातर तो भौराट का पठार सलुम्बर। ठीक है, भौमट क्या होता है, यह एक पहाड़ी व पठारी क्षेत्र है। भौमट क्या है, पहाड़ी है और पठारी क्षेत्र है। पहाड़ी मतलब पहाड़ भी है। ठीक है, जो
मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित है। भौमट का पठार कहाँ स्थित है बच्चों? डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है ना। तो भौमट का पठार स्थित है डूंगरपुर में। डूंगरपुर आपको मालूम है राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, तो भौमट का पठार ये हो गया। भौराट का पठार आपको मालूम है उदयपुर सोलंबर और राजसमंद के कुंभलगढ़ की पहाड़ी के मध्य स्थित है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, अब हम पढ़ते हैं माल हाड़ौती। हाड़ौती का पठार हैं आपको मुझे ये बताओ हाड़ौती का पठार वाला एरिया कौन सा है, ठीक है। तो हाड़ौती वाला एरिया है उसको हम किसे कहेंगे? हाड़ौती। बताओ 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 जिनको पता है। भाई बिगनर्स जो शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। जिनको आता है वो तो भाई मास्टर्स ही होंगे हर चीज़ में, ठीक है। ये हाड़ौती या माल प्रदेश भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वाला पोर्शन जो आपको डार्क दिख रहा है ना, ये कौन सा है? हाड़ौती है, ठीक है। हाड़ौती पठार है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? माल कहते हैं, माल प्रदेश भी कह सकते हैं। इसमें शामिल जिले आपको बता दिए। और मालवा क्या होता है? राजस्थान के मालवा पठार के क्षेत्र को मालवा प्रदेश कहते हैं, ठीक है। मालवा का पठार जिसमें कौन कौन से जिले शामिल है राजस्थान के? बताओ। प्रतापगढ़ और झालावाड़। माल प्रदेश कौन सा हो गया? एक तो ये झालावाड़ हो गया, ठीक है। झालावाड़ आपको दिख रहा होगा, है ना। और प्रतापगढ़ ढूंढो कहाँ है? ये रहा। दोनों लगभग ही पास में ही हैं, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये मालवा प्रदेश में आते हैं, ठीक है। माल नहीं, मालवा प्रदेश। मालवा पठार क्षेत्र को मालवा का पठार कहाँ पाया जाता है? कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो आपको माल प्रदेश के नाम से कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले बताया गया? प्रतापगढ़ और झालावाड़, ठीक है। ये दोनों चीज़ याद रखनी है आपको। हाड़ौती भी बता दिया और एक मालवा भी मालवा का पठार भी बता दिया, ठीक है ना। मालवा का पठार कहाँ तक? झालावाड़, प्रतापगढ़ तक पहला हुआ, ठीक है। तो अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट है 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में क्या है? मरु को क्या बोलेंगे? आप देख सकते हैं राजस्थान के पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। तो मरु किसको कहा जाता है? मरु है ना। मरु को आपको ध्यान रखना है। मरु होता है एक और मेरु होता है। तो मरु का मतलब क्या होता है? राजस्थान का पश्चिम। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरु कहा जाता है। इसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल होता है। कौन सा? जोधपुर संभाग, ठीक है। जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको आपको मैंने बताया कि मरु प्रदेश क्या होता है? मरुस्थलीय प्रदेश को कहा जाता है जिसमें जोधपुर संभाग के सभी जिले आते हैं, ठीक है। जोधपुर संभाग के साथ में कौन कौन से ज़िले जुड़े हुए हैं जोधपुर संभाग के अंदर? वो ज़िले सारे किस में आते हैं? मरु के अंदर आते हैं। ये देख सकते हैं सब जोधपुर संभाग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, मेरु किसको कहा जाता है? मेरु कहा जाता है अरावली को कहा जाता है मेरु, ठीक है। मेरु ये वाला देख सकते हैं, यहाँ से मेरु स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मेरु किसको कहा जाता है? मरु किसको कहा जाता है? ये समझ में आ गया। अरावली प्रदेश को मेरु कहा जाता है और राजस्थान का प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है क्या है? अरावली, ठीक है। अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वें पॉइंट को देख लो, मत्स्य, ठीक है ना। मत्स्य क्या है? मत्स्य का मतलब क्या होता है? अब मैं आपको बताती हूँ मत्स्य को क्लियर करती हूँ। मत्स्य क्या होता है? जो पहला ऐतिहासिक काल में क्या होता था? अलवर का जो दक्षिणी पश्चिम भाग है, अलवर कहाँ है? केरा, ठीक है ना। मत्स्य का मतलब ऐतिहासिक काल में अलवर का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसको क्या कहा जाता था? मत्स्य कहा जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? मत्स्य जो था, है ना, इसकी मत्स्य एक जनपद भी है मत्स्य, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी मत्स्य की? बैराट बोला जाता था पहले जयपुर को, ठीक है ना। मत्स्य इसकी राजधानी क्या हो गई? बैराट हो गई, ठीक है। तो बैराट को जयपुर कहा जाता था। जयपुर किसकी थी? अलवर की राजधानी थी पहले ऐतिहासिक काल के अंदर, जब मतलब अलवर का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग था, है ना, उसको क्या कहा जाता था? मत्स्य। और मत्स्य की फिर राजधानी किसको रख दिया गया? सॉरी यार गाइस, नींद आने लग गई। बैराट जयपुर। मैंने रात को शूट कर रही हूँ ये वीडियो क्योंकि इस टाइम पे फ्री टाइम मिलता है। तो आपको मत्स्य समझ में आ गया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। ये पार्ट शेखावटी हो गया, ये मत्स्य हो गया,
ठीक है, देख सकते हो इसमें बताया गया है कि मत्स्य संघ क्या था। मत्स्य संघ था कि जब हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ था, एकीकरण का जो प्रथम चरण था वो मत्स्य संघ कहा जाता था उसको। ठीक है, राजस्थान के जो एकीकरण का प्रथम चरण था उसको मत्स्य संघ कहा जाता था। और इस मत्स्य संघ के अंदर शामिल, ठीक है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, ये क्या थे? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये किसके अंदर? मत्स्य संघ के अंदर शामिल थी जिले। ठीक है ना। मत्स्य संघ शब्द के एम मुंशी द्वारा दिया गया था। और बीड़ क्या होता है? बीड़ समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा बीहड़ है। सबसे ज़्यादा बीहड़ अलग होता है, बीड़ अलग होता है। सबसे ज़्यादा जो बीड़ होते हैं ना, वो कहाँ पे है? अलवर में है। ठीक, सॉरी, झुंझुनू में है। सबसे ज़्यादा बीड़ झुंझुनू ज़िले में पाए जाते हैं। क्योंकि चरागाह जो होते हैं ना, चरागाह भूमियों को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। जहाँ बीड़ उसको कहा जाता है जहाँ पे मान लो कि घास वगैरह होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो मवेशी होते हैं वो जानवरों को लेकर आते हैं, वहाँ पर जानवर चरते हैं, घास वगैरह खाते हैं, यहाँ तक कि मवेशी रुक भी जाते हैं वहाँ पे। ठीक है ना। तो क्या बोला? चरागाह भूमियों को बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ कहाँ पर? राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में स्थित है। बीड़ कहाँ स्थित है? बीड़ राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में स्थित है। ठीक है ना। सब चीज़ें एक एक करके आपको पूरा राजस्थान समझ में आ जाएगा। बीड़ क्या होता है? बीड़ होता है, चरागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। सर्वाधिक बीड़ कहाँ पे पाया जाता है? सर्वाधिक झुंझुनू ज़िले के अंदर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चरागाह भूमि है एक तरीके से, इसलिए यहाँ पे बीड़। मैंने आपको एक एक करके झुंझुनू के बारे में बता दिया, अलवर के बारे में बता दिया, और भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये कौन सा प्रदेश था? ये था मत्स्य संघ था। उसके बारे में बता दिया, मरु के बारे में बता दिया। आपको काफ़ी पूरा मतलब राजस्थान समझ में आ गया होगा आई थिंक अरावली। अब हम है ना वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, बस 15 मिनट का वीडियो रखेंगे। इसके अंदर आप आसानी से समझ पाओगे। मैंने मतलब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सारा चीज़ें बताया है। ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दिया। तो अब देखो, बीहड़ और बीड़ मैंने अलग से बताया था आपको। बीहड़ क्या होता है? नदियों, चंबल के अवनलिका अपर्दन द्वारा निर्मित हुए उत्खात भूमि को बीहड़ कहा जाता है। मतलब जब नदी बहती है, पानी वहाँ से जाता है और मिट्टी वहाँ से हटती है, और मतलब जगह जगह मान लो यहाँ पे एक नदी बह रही है, इतना स्पेस है उसका। अब यहाँ से नदी बहती बहती एक छोटी सी नाली टाइप में बन के थोड़ा पानी इधर जाने लग गया, थोड़ा पानी इधर जाने, मतलब अवनालिका अपर्दन द्वारा निर्मित, जो फिर इधर चला गया, फिर यहाँ पे एक भूमि निर्मित हो जाती है, इधर एक भूमि निर्मित, तो उसको बोलते हैं उत्खात भूमि। क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। शामिल क्षेत्र कौन कौन से देख लो, करौली, धौलपुर। बीड़ तो आपको समझ में आ गया, झुंझुनू। और बीहड़ क्या है देख सकते हैं, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये वाला पोर्शन है। यहाँ पे क्या पाया जाते हैं? बीहड़ पाया जाता है। बीहड़ मतलब चंबल नदी, कोई नदी बहती है तो उसमें से अवनालिकाएँ छोटी छोटी निकलती है, उनके द्वारा उत्खात भूमि बन जाती है, तो उस भूमि को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। तो धौलपुर, करौली, ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पे बीहड़ सर्वाधिक बीहड़ इधर पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं आज मैंने आपको बता दी राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थल और उनकी स्थिति। तो अभी तो काफ़ी सारे पॉइंट इसमें बचे हुए हैं। अगर आपको और मुझसे पढ़ना है और एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, समझाया, मैप के थ्रू बताया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक करें, और जिनको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, मेरे पास नोट्स है, तो मैं सोच रही हूँ जिनको ज़रूरी चीज़ें एकदम क्लियर शॉर्टली चीज़ें चाहिए उनको मैं चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ। मेरे पास जो चीज़ें हैं उनको, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पढ़िए और बताइए कैसा आपको लगा है। और आपको इंटरेस्ट आया पढ़ने में तो आप कमेंट कीजिए, आपको और भी वीडियोस अच्छे मिलेंगे, है ना गाइस। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को सब एक बार लाइक करें, ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच आप वीडियो देखने के लिए।